हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जिस समय सुन रहे हैं उस समय का नमस्कार। मैं कुशाल सिंह परियार आपके सामने एक बार फिर से लेके आ चुका हूँ केमिस्ट्री की इस कॉन्सेप्ट सीरीज में एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इस टॉपिक में दिक्कत क्या आ रही है बेटा कि चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स स्टैंडर्ड एग्जाम हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, एनीवन, कोई भी एग्जाम्स जिनके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि इस चैप्टर को बच्चे पढ़ते तो हैं, बच्चे समझते तो हैं, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ये होता है कि बच्चे इसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ते हैं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग शुरुआत करते हो सीधे पीरियड टेबल में घुस जाते हो। अब दिक्कत ये आती है कि अगर आपको पीरियड टेबल का बेसिक नहीं पता है तो ऑल माय डियर स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि आप इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक और कोई भी सिस्टम को बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बोलो, कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। अब आज का मेरा उद्देश्य समझना, कॉपी पेन लेके बैठना, दरवाजा लगा दो अपने हिसाब से, जहां बैठे हो वहां दरवाजा लगा दो, चुपचाप एकांत में बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो, चारों तरफ का शोरगुल खत्म। आपको लग रहा होगा कि बस कुशाल सर हैं, हम हैं और बाकी कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बोले, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो करें शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए। आपके एग्जाम्स भी पास में आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि यार बहुत बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन बन रहा है कि सर इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व कर दीजिए। तो बच्चों, इस टॉपिक पे मैं आपके साथ में 3 बातों का डिस्कशन करूंगा। पहला, मेरा एंटोनी लेवोजियर क्लासिफिकेशन, दूसरा मेरा डोबेराइनर ट्राइट्स क्लासिफिकेशन, और तीसरा मेरा न्यूलैंड ऑक्टेव्स क्लासिफिकेशन। इन तीनों रूल्स पे मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा। सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले हम शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया है व्हाई एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगाया है, बल्ब लगाते ही आपके दिमाग में मैंने स्विच चालू किया, ये बटन चालू किया, और आपके दिमाग में बल्ब जनरेट हो गया, चालू हो गया। क्वेश्चन बना, सर एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई करना आप चाहते हो? ये आपके दिमाग में आया, बुलाया कि नहीं आया? अब दिक्कत की बात क्या है, आज हम साइंस में, केमिस्ट्री में बहुत आगे आ चुके हैं बेटा, लेकिन आज से पहले अगर मैं बात करूं 1815 के आसपास की, 1800 के आसपास की, उस समय इतने एलिमेंट का मुझे इंफॉर्मेशन नहीं था। उस समय इतने एलिमेंट्स मेरे पास नहीं थे। जितने भी एलिमेंट्स थे मुझे उन्हें क्लासिफाई करना था। लेकिन मैं अगर आज के हिसाब से बताऊं, भाई आज मेरे पास करंट पोजीशन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट, वो कितना हो गया? 118। 118 एलिमेंट है दोस्तों आपके पास। अब 118 एलिमेंट को आप रफ आइडिया जानते हो, आधे एस ब्लॉक में रहते हैं, आधे आपके पास पी ब्लॉक में रहते हैं, आधे आपके पास डी ब्लॉक में, और एक ब्लॉक और होता है आपका, जिसे आप कौन सा ब्लॉक कहते हो? एफ ब्लॉक। आप घबराओ मत, आपको लग रहा है कि सर सीधे ब्लॉक पे जा रहे हैं। मैं आपको एक एक करके आपकी इस कहानी को तैयार करूंगा। नोट्स मेंटेन बहुत तगड़ा करना है ताकि आप चीज़ों को वेल मेंटेन कर सको। तो बच्चों, 118 एलिमेंट है। अब 118 एलिमेंट में कोई आपके पास मेटल है तो कोई आपके पास नॉन मेटल है। बोलो, सही कह रहा हूं बेटा मैं आपको? तो कोई आपके पास क्या है? मेटलॉइड्स है। बोलो, क्लियर है? आपके पास 2-3 वैरायटी के क्या हो चुके हैं? एलिमेंट हो चुके हैं। अब ये अलग अलग वैरायटी के एलिमेंट्स आज मेरे पास हैं, इसलिए मुझे क्लासिफिकेशन करना काफ़ी इजी लग रहा है। लेकिन मैं बात करूं 1815 की, तो अब बताओ मेरा क्लासिफिकेशन क्या होगा? क्यों? क्योंकि मेरे पास उस समय इतने एलिमेंट नहीं है, तो मुझे एलिमेंट को समझने में और सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अगर मेरे पास सपोज 10 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है बेटा? 10 एलिमेंट है, तो आप एक एक करके 10 की प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो? कंप्लीट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन 118 एलिमेंट अगर मैं आपको दे दूं, तो क्या आप 118 एलिमेंट की मुझे प्रॉपर्टी मुंह ज़बान बता सकते हो? क्या आप नहीं बता सकते हो ना? तो आपको कुछ ऐसे टेबल के, कुछ ऐसे सेटअप की जरूरत पड़ी जिससे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्या हो जाए? इजी हो जाए, एलिमेंट को समझना आसान हो जाए। इसलिए हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि एक एग्जांपल के माध्यम से अगर बात को समझाने की कोशिश करूं मैं, तो मेरे पास कोई भी एक स्कूल है, सपोज कोई भी एक स्कूल है, इस स्कूल के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 स्टूडेंट्स हैं।
अब अगर मैं इनको कहीं जाके कोई भाषण देना है, मुझे किसी बात को कोई चीज़ सिखाना है, समझाना है, तो क्या मैं 120 स्टूडेंट्स को एक साथ बात बोलूँगा तो क्या हर बच्चा उस बात को समझेगा? नहीं समझेगा। बोलो क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि किसी बच्चे का स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड है, किसी का 10th स्टैंडर्ड है, किसी का 11th स्टैंडर्ड है, तो बच्चों किसी का 12th स्टैंडर्ड है, अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चे समझाना और समझना काफ़ी क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस स्कूल के 120 बच्चों को 4 क्लास में डिवाइड किया। सबसे पहला क्लास मैंने रखा 9th क्लास, देन मेरा 10th क्लास, देन मेरा 11th क्लास और देन मेरा कौन सा क्लास, 12th क्लास। अब अगर मैं किसी बात को बोलूं कि बेटा आज हम बात करेंगे इस क्लास के उस टॉपिक की, मैं आपको कोई बात बोलूं, मेरे को पेपर लेना आपका, आपको मुझे टेस्ट सीरीज देना है, तो टेस्ट सीरीज किसकी देना है भाई, 9th की देना है। तो इन बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेशर केवल किन बच्चों पर पड़ रहा है, 9th का, बिकॉज भाई बात किसकी चल रही है, 9th की। ऐसे भाई आपके पास 118 एलिमेंट है, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, हर एलिमेंट को तो मैं प्रैक्टिकली याद नहीं रख सकता, तो मुझे एलिमेंट को प्रैक्टिकली समझाना और समझना आसान हो जाए, इसलिए मैं एलिमेंट को क्या करता हूँ, क्लासीफाई करता हूँ। तो कॉपी में लिखते चलिए, वाई एलिमेंट्स आर क्लासीफाई। आंसर लिखेंगे, विद द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, with the discovery of large number of elements, it become difficult to study the elements individual, so classification of element was done to make easier। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन उस बात को क्या कर देता है, आसान कर देता है। बोलो कहानी समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? ओके, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अगला हेडिंग बनाइए, अर्लियर अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। अर्लियर अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। चलिए, मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है बच्चों कि आपके पास अभी 1815 की बात करूं मैं, तो मेरे पास 1815 में कितने एलिमेंट नहीं है, 118 एलिमेंट थोड़ी है, मेरे पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट क्या है, कम है। तो क्या मैं उन 118 एलिमेंट का यहां क्लासिफिकेशन करूंगा? नहीं करूंगा, मेरे पास एलिमेंट कम है। मेरे पास जितने एलिमेंट है मैं उन एलिमेंट्स का क्या करूंगा, क्लासिफाई करूंगा। तो बच्चों लिखिए, many attempts were made to classify the known elements, from time to time, The earlier attempts are as follow। कुछ आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं, जिनको हम एक एक करके समझने की क्या कर रहे हैं बेटा, कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की हम शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेके ध्यान से बैठना। नंबर 1 लिखिए, एंटोनी सर ये डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा उनको? एंटोनी लेवोजियर्स पहला क्लासिफिकेशन चलेगा। मुद्दा बना, एंटोनी लेवोजियर साहब हमसे कहना क्या चाहते थे? ठीक है, बात कर रहा हूं मैं एंटोनी लेवोजियर की 1815 की। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1815 की। 1815 में एंटोनी लेवोजियर क्या कहते हैं? भाई मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, मेरे पास कुछ क्या है, एलिमेंट्स हैं। इनको मैं डिवाइड कर रहा हूं सब 2 पार्ट में।
पहला मेरे पास क्या है, मेटल है, और दूसरा मेरे पास क्या है, नॉन मेटल। बांट दिया सब। किसने बांट दिया, एंटोनी लेवोजियर ने। क्या बोलते हैं, कुछ मेरे पास क्या है, मेटल्स, और कुछ मेरे पास क्या है, नॉन मेटल्स। कोई दिक्कत आपको नहीं है। कुछ दिनों बाद क्या हुई, कुछ और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई जिनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं बेटा, मेटलॉइड्स। ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी ना तो मेटल से मिलती है और ना नॉन मेटल से मिलती है। इनको रखना था एंटोनी लेवोजियर के क्लासिफिकेशन में। लोगों ने प्रश्न किया एंटोनी लेवोजियर से, बताइए मेटलॉइड्स को कहाँ रखें, मेटल के अंदर या फिर नॉन मेटल के अंदर, बताइए किसके अंदर रखें। इस जगह हमारे एंटोनी लेवोजियर भाई साहब की बोलती क्या हो गई, बंद हो गई, क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन केवल और केवल किस पे फॉलो करता था, मेटल और किस पे, नॉन मेटल पे। क्लासिफिकेशन हो गया सब रिजेक्ट। अब क्या करें, एक नए क्लासिफिकेशन को हमको क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। लेकिन इससे पहले आपको थ्योरी लिखना जरूरी है, तो लिखिए इन 1850 लेवोजियर divided then non elements into two groups. One is a your metal and another is a non metal. One is a your metal and another is a non metal. Okay, sir, we are very simply talking about to you why these elements why classification of these elements are rejected, because after the discovery of metalloids this classification was rejected. So right now in our notebook, drawback of these classification. The classification was rejected after the discovery of metalloids. The classification of elements was rejected after the discovery of क्या, metalloids. समझ गए बात को। अब क्या हुआ, तब तक समय बीत रहा था, समय बीतता गया। अब कहानी चल रही है कब की, अब कहानी चल रही है मेरे पास में कब की, बोलो 1829 की। 1829 की। सन आगे पीछे हो सकता है, किताबों में लिखा है बेटा, आपको सन नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग दिव्य प्रकृति के होते हैं और सर ने गलत बता दिया और ये हो गया, सन को लोड नहीं लेना है। कुछ समय के पश्चात एंटोनी लेवोजियर के बाद एक बंदा और आया जिसका नाम था डोबे राइनर। एक तो इन लोगों की स्पेलिंग इतनी खतरनाक होती है कि साला ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। कौन सा क्लासिफिकेशन, डोबेराइनर ट्राइड्स, डोबेराइनर का क्लासिफिकेशन। डोबेराइनर क्या कहते हैं साहब, करें शुरुआत। डोबेराइनर साहब क्या कहते हैं, डोबेराइनर साहब में से कहते हैं कि मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं, मेरे पास जो क्या है एलिमेंट्स हैं, इनको एक काम करते हैं, तीन के पेयर में क्लासिफाई करते हैं, तीन के पेयर में, ए बी और क्या बेटा सी। बात समझ रहे हो। इस एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास x1 हो और पीछे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना हो x2, तो दोनों का सम कर लो, x1 प्लस x2 और अपॉन कितना कर लो 2। जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ बी एलिमेंट। कहानी समझ में आ रही है। इन दोनों के एटॉमिक मास के वैल्यूज को जोड़कर 2 का डिवाइड कर लो, अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज एटॉमिक मासेस, तो किसका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ बी एलिमेंट आएगा। चलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। मेरे पास पहला एग्जांपल दिया है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 39। दोनों का सम करो कितना बैठेगा 46। 46 इज डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर इक्वल टू 23 एग्जैक्टली।
कितना आया 23। यानी कि हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं? ट्राइड्स की फॉर्म में, 3 के जोड़े की फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। फिर इसी बात को फिर दोहराया, कौन से भाई साहब ने? डोबेराइनर ने। इस बार लेना चाहते थे वो क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्लोरीन का मास कितना होता है साहब? 35.5 हो जाएगा। आयोडीन का कितना हो जाएगा? 127। वेरी गुड। दोनों का सम कर लो, 35.5 प्लस 127, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर विल इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 81.25 अप्रोक्सीमेटली। ब्रोमीन का एटॉमिक मास राउंड फिगर में कितना होता है? 80 होता है बेटा। मतलब ये भी ट्राइड्स की फॉर्म में कवर किया जा सकता है। बात करते हैं तीसरे की, एक और दिया है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का मास होता है सब 40, स्ट्रोंशियम का मास होता है 137। दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा? ऐड करो, 177। 177 पे 2 का डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है? लगभग 88.5 के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से। 88 पॉइंट कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 88। कर लोगे, रटने की जरूरत नहीं है, 2 एलिमेंट को जोड़ो, बीच का एटॉमिक मास अपने आप निकलता जाएगा। अब बात चली 1829 में, तो उस समय नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो चुके थे? बढ़ चुके थे। जब नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ गए तो क्या वो ऑल द एलिमेंट्स, क्या वो जितने भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स को क्या वो ट्राइड्स की फॉर्म में कवर कर सकता है? यस और नो? नहीं कर सकता भाई, क्योंकि हर बार ऐसा थोड़ी होगा कि दोनों एलिमेंट के मास को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो तो बीच वाले एटम का क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। फेल हो जाएगा साला, 3 से ज्यादा पेयर ही नहीं बना पा रहा है। 1 ट्राइड, 2 ट्राइड और 3 ट्राइड, लो खत्म। सारे एलिमेंट को ट्राइड की फॉर्म में कवर नहीं कर सकता, खत्म है। लो यहीं पे, समझ रहे बात को? लिख लो फटाफट से, जल्दी लिखना। इन 1829 डोबेराइनर classified elements in the group of 3. Each group was called a triads. These 3 elements in a triad have similar properties. आगे लिखिए, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, in a triads is approximately equal to the arithmetic mean of other 2 elements. ओके, तीनों एग्जाम्पल कॉपी किया आपने, 1 2 3, तीनों एग्जाम्पल खत्म हो गए आपकी। बस बुरे यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, ड्रॉबैक क्या लिखोगे? लिमिटेशन बोलिए, कोई एक आध बच्चा बोल रहा है। इन तीनों एलिमेंट्स के ट्राइड बना रहे हो, ले 50 एलिमेंट दे दे, बना ट्राइड्स बना देगा? नहीं बन रहा ना, खत्म। लिखो लिमिटेशन। डोबेराइनर could not arrange on at that time into triads. He could identify
only 3 such traits. 3 such traits that have been mentioned. That have been mentioned. ओके, खत्म, आगे चलें? चलो चलिएगा साहब, अगला लो देखते हैं। अगले लो की बात करते हैं। अगले लो में क्या कहता है? अगला लो बड़ा अच्छा लो है, बोर्ड वाले को बहुत पसंद है लो। लास्ट एंड फाइनल आज का लो हमारा तीसरा लो, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, न्यूलैंड लॉ ऑफ क्या? ऑक्टेव्स। समझ में आता है आपको? अब मेरी बात को बहुत शिद्दत से सुनना। हमारा न्यूलैंड जो है ना, न्यूलैंड, ये भाई साहब बात कर रहे हैं लगभग 1863 में। कब की बात कर रहे हैं? 1863 में। और ये भाई साहब किसके प्रेमी है? संगीत के। किसके प्रेमी भाई साहब? ये संगीत के। संगीत बहुत पसंद था इन भाई साहब को। बोले एक काम करता हूं, मेरे पास जितने भी नॉन एलिमेंट्स है, इनको एक नोट होता है जिसे हम कहते हैं म्यूजिकल नोट। कौन सा नोट? म्यूजिकल नोट। उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। और म्यूजिकल नोट हर बच्चा जानता है। बोलो क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा। बोलो सही कह रहा हूं मैं? अब है ना, इतनी गंदी आवाज में बोलूंगा तो सरस्वती माँ भी मेरे से रुष्ट हो जाएगी कि इतनी गंदी आवाज में बोल रहा है। चलिएगा, गिनना अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको एलिमेंट्स को इन द टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास के टर्म में इनको अरेंज करना है। और वो भी कौन से ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में बेटा? इंक्रीजेस ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो मैं रखूं अगर एलिमेंट को 20 तक एलिमेंट लिख देता हूं। पहले मैं इधर लिख रहा हूं मैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन के बाद क्या आएगा बोलो? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, दो बार हो गया ना। नाइट्रोजन के बाद क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ फॉस्फोरस नहीं आएगा भाई, यहाँ क्या आएगा? 14वां ग्रुप है ना, सिलिकॉन आएगा। सिलिकॉन और फॉस्फोरस, उसके बाद बोलो सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन कैसे आ जाएगा? क्लोरीन के बाद कौन आएगा? आर्गन, पोटेशियम और क्या आ जाएगा? कैल्शियम। बोलो सही है? चलो अब दिमाग चलाते हैं। ये जब लो आया उस समय मेरे पास नोबल गैसों की डिस्कवरी नहीं हुई थी। नोबल गैसों की क्या नहीं हुई थी? डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो अब नोबल गैसों को कैंसिल कर दो इसमें से। हीलियम गया बाहर। नोबल गैस लिख लेते पहले, हेना, नेहा, आरती, करे, वो एलिमेंट है ना। हीलियम गया, इसके बाद नियॉन जाएगा बाहर, ये नियॉन बाहर गया। इसके बाद कौन बचा आपका? आर्गन। रख पा रहे हो आप? ठीक है। 20 तक एलिमेंट है, कैल्शियम तक। अब देखते हैं, अरेंज करते हैं। और हाइड्रोजन आप बताइए, आपको हाइड्रोजन हमारा दोस्त है, कौन सा एलिमेंट है? कौन सा एलिमेंट है? ROUGE, रोगी एलिमेंट्स है। कौन सा एलिमेंट है? रोगी समझते हो ना, आवारा तत्व। ROGUE आ जाएगा, रोगी एलिमेंट्स। अब क्या करोगे? हाइड्रोजन छोड़ दो, बाहर गया। कौन बचा बेटा? लिथियम। रखते हैं सब। लिथियम कौन आएगा? बोलते जाओ। बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सेम है। तो अगला क्या रखूं? फ्लोरीन के बाद सीधा किसको रखता हूं मैं? सोडियम। ये हो गया सब सोडियम। उसके बाद बोलो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन गया, पोटेशियम, और क्या हो चुका था, कैल्शियम रखा इसने। ये इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, और वो भी किसमें, एटॉमिक मास के टर्म में। जैसे जैसे एटम का मास बढ़ रहा था, ऐसे आप उसको म्यूजिकल नोट में रखते गए, और इस टाइप से एक क्लासिफिकेशन तैयार हुआ। इसमें एवरी 8 एलिमेंट, पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट से प्रॉपर्टी में क्या करता है। तो बच्चों, ये लो कैल्शियम से आगे क्यों नहीं चला। दूसरी बात, सोडियम किससे सिमिलरिटी शो कर रहा है, पोटेशियम से। पोटेशियम किससे कर रहा है, लिथियम से। मतलब तीनों के तीनों एलिमेंट एक दूसरे से क्या शो करेंगे, सिमिलरिटी शो करेंगे। अब सबसे बड़ा दिक्कत वाला विषय क्या है पता है, कि इस लॉ के ड्रॉबैक के सबसे बड़े 2 कारण मेरे सामने निकल के आए। इसका मतलब मैं बोलूं अगर, तो क्या बोलूं, इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन, ये कहां जाके खत्म हो जाता है, लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ। सबसे पहला लॉ, अगर मेरे पास नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हो जाए, ये मालूम पड़ा कि मेरे पास हीलियम आ गया, अब मैं अगर इस जगह अगर हीलियम रखूं, तो हीलियम किसके बाद आना चाहिए, हीलियम लिथियम से भी कहां आना चाहिए, पहले आना चाहिए। नियोन कहां आना चाहिए, नियोन आना चाहिए सोडियम से पहले। जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या ये एक दूसरे के नीचे आएंगे, ऑफकोर्स नहीं आएंगे। जब ये नहीं आएंगे तो अलग एलिमेंट इसकी प्रॉपर्टी उससे, उसकी प्रॉपर्टी उससे मिलेगी। इसका मतलब यह समझ में आया कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस दिस लॉ वाज रिजेक्टेड। व्हेन वी आर पुट दिस एलिमेंट्स इन दिस क्लासिफिकेशन, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वाज टू बी डिसऑर्डर्ड फॉर्म। जैसे डिसऑर्डर्ड गया, आपका लॉ डूब गया। समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं सेकंड के। आप ये बात जानते हो कि कैल्शियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। इनमें इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी है, क्योंकि कौन से ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के हैं। इनमें ये जो टर्न घूम के आता है, ये 8 एलिमेंट के बाद नहीं आता है, ये टर्न 10 एलिमेंट के बाद घूम के आता है, क्योंकि डी ब्लॉक में कहीं ना कहीं एलिमेंट की 10 एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक जैसी होती है। तो कहीं ना कहीं कैल्शियम के बाद 10 एलिमेंट का टर्न जब रोटेट होकर आता है डी ब्लॉक के अंदर, तो हमारा 10 का कैलकुलेशन नहीं है, हमारा कितना एलिमेंट्स का क्लोज कैलकुलेशन है, 8 एलिमेंट का। हर आठवां यहां हर 10वां आएगा। तो ये लो कैल्शियम से ऊपर तक वेरिड नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई कि ये लो कैल्शियम से ऊपर आपको जाने नहीं देगा। बोलो कहानी क्लियर हो गई। अगर आपको कहानी क्लियर हो गई होगी तो आप एनसीईआरटी से इस लो को बड़े आसान वे में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बस चीजों को याद रखना। पहला, दिस law was applicable only for that what, calcium only, and after the discovery of noble gases this law was rejected. ओके तो ये छोटा सा मेरा न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, आपने चीज़ों को बहुत गंभीरता से देख लिया होगा। मैं आपके अगले लेक्चर में फिर आऊँगा, और अगले लेक्चर में मैं केमिस्ट्री का सबसे धांसू टॉपिक लोथर मेरा क्लासिफिकेशन लेके आऊँगा, जिसमें लोगों को कल्पना ही समझ में नहीं आती है कि लोथर मेयर चाहता क्या था। वो लो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक आप इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, आप इन चीज़ों को करते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, और इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद साथियों।